नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने नदी के द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करी, जिसके अंतर्गत हमने नदी के जो अपरदनात्मक कार्य है उस अपरदनात्मक कार्य के अंतर्गत जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा करी थी। आज हम नदी के द्वारा बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नदी का जो निक्षेपणात्मक कार्य है उस निक्षेपणात्मक कार्य के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नदी का निक्षेपण कार्य। नदी का जो अपरदनात्मक कार्य होता है यह विनाशी होता है। विनाशी इसलिए होता है कि नदी अपने मार्ग में आने वाली जितनी भी चट्टानें होती है उनको लगातार घिस करके उनको काट करके एकदम समतल करने का कार्य करती है। तो अपरदन के समय जो नदियां हैं यह स्थल खंड को काट कर उसको घिस करके उन्हें समतल करने का कार्य करती है। तो इस तरह से नदी का जो अपरदन का कार्य होता है यह विनाशी होता है, जबकि नदी का जो निक्षेपणात्मक कार्य है, जो नदी का निक्षेप का कार्य है, यह रचनात्मक होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत नदी जो है यह विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण मलबे का जमाव करके करती है। इसलिए नदी का जो निक्षेपणात्मक कार्य होता है यह रचनात्मक होता है। अपरदन के समय नदियाँ क्या करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्थलखंड को काट करके उसको घिस करके एकदम समतल बनाने का कार्य करती है और इस तरह से विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। और फिर निक्षेपण कार्य के अंतर्गत हम देखें तो नदियाँ अपरदन के अंतर्गत जो स्थलखंड को नदी ने काटा है, स्थलखंड का जो कटाव किया है, उस कटाव के फलस्वरूप जो भी मलबा प्राप्त होता है उस मलबे को नदियाँ बाद में विभिन्न रूपों में जमा करने लगती है, उनका विभिन्न रूपों में जमाव करने लगती है। तो इस तरह से एक नए विचित्र स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब जो नदियाँ निक्षेप करती है, निक्षेप का कार्य करती है, मलबे के जमाव का कार्य करती है, उस कार्य के पीछे कारण क्या है, निक्षेप क्यों करती है नदियाँ? इसके दो कारण हैं। पहला, नदी के वेग में कमी होना। नदी जिस स्पीड से बह रही होती है उस स्पीड में अगर कमी आ जाए तो नदी अपने साथ जो भी मलबा बहा करके ले जा रही है उस मलबे का आगे परिवहन नहीं कर पाती है, इसलिए नदी उस मलबे का जमाव कर देती है। अब नदी के वेग में कमी कब आएगी? जब नदी जिस जल मार्ग पर होकर के प्रवाहित हो रही है, जिस मार्ग से होकर के गुजर रही है, जब उस मार्ग के ढाल में कमी आ जाएगी तो नदी का वेग भी कम हो जाएगा। जैसे कि नदी ऊंचाई से निचले भाग में आ रही है तो यहाँ पर नदी का ये जो ढाल है ये तीव्र है, तो नदी क्या करेगी, इस क्षेत्र में तीव्र गति से बहेगी, इसलिए नदियां उस समय अपरदन करेगी। अब यहाँ पर आकर के नदी के ढाल में कमी आ गई तो नदी जिस स्पीड से इस ऊपरी भाग में बह रही थी उस स्पीड में इस निचले वाले भाग में नहीं बह पाएगी, क्योंकि नदी का जो ढाल है ये क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए नदी इस क्षेत्र में मलबे का जमाव करना प्रारंभ कर देगी। तो निक्षेप के कारण में पहला जो है ये है नदी के वेग में कमी आना। निक्षेप का दूसरा कारण है नदी में जो अवसाद होता है, जो भी कंकड़ पत्थर नदी बहा करके ला रही होती है, उस अवसाद की जो मात्रा है अगर ये मात्रा ज्यादा होती है तो नदी उसका बाद में जमाव कर देती है। नदियाँ जो भी अवसाद अपने साथ लेकर आ रही है, जो भी बोझ अपने साथ लेकर आ रही है, जब नदी के अंतर्गत अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, नदी के अंतर्गत बोझ बढ़ जाता है, तो उस बोझ का आगे परिवहन नहीं हो पाता है। इसलिए नदी क्या करती है, उन अवसादों को उस मलबे का जमाव करने लग जाती है। तो दूसरा कारण है नदी में बोझ की वृद्धि होना। तो जब नदी में परिवहन किए जाने वाले जो पदार्थ है उसकी मात्रा
नदी की जो परिवहन की क्षमता है, कि परिवहन की क्षमता तो इतनी है नहीं कि नदी उस मलबे को आगे तक बहा करके ले जा सके। तो मलबे की तुलना में जब नदी की परिवहन की क्षमता कम होती है तो नदी क्या करती है, जो भी मलबा अपने साथ लेकर जा रही है उस मलबे का जमाव करने लगती है। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से नदी निक्षेपणात्मक कार्य करती है। अब हम देखते हैं नदी के इस निक्षेपणात्मक कार्य की वजह से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। इसके अंतर्गत सबसे पहली जो स्थलाकृति है उसके बारे में हम देखें, ये है जलोढ़ पंख। नदियां जब पर्वतों के ढाल से नीचे उतर के मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां बहुत सारे मलबे को प्रवाहित करके लेकर आती है। तो नदियां अधिक बोझ के साथ जब वो मलबे को प्रवाहित करके ला रही है तो नदियों में बोझ की मात्रा, मलबे की मात्रा बढ़ जाती है। तो नदियां जब अधिक बोझ के साथ पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर जब समतल मैदान में प्रवेश करती है, समतल भाग में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, नदी के वेग में कमी आ जाती है। जैसा कि अभी हमने निक्षेप के कारण में देखा कि जब नदी के वेग में कमी आएगी तो नदी क्या करेगी, अपने साथ जो भी मलबा लेकर आ रही है उस मलबे का जमाव कर देगी। तो इस तरह से नदियां जब मलबे को लेकर के आती है, प्रवाहित होती है, और नदियां जब पर्वतीय ढाल से उतर कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है तो नदियों के वेग में कमी आ जाती है। अब इस वेग में कमी आने की वजह से क्या होता है कि चट्टानों के जो बड़े टुकड़े हैं और छोटे टुकड़े हैं इनका जमाव होने लग जाता है। इसको हम डायग्राम से समझें कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से नदी नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। तो नदी अपने साथ मलबे को बहा करके लेकर आ रही है, अवसादों को बहा करके लेकर आ रही है, और जब ढाल में अचानक कमी हो जाती है, पर्वतीय ढाल से नदी समतली भाग में पहुंचती है, तो ढाल में कमी होने की वजह से जो भी नदी अपने साथ मलबा लेकर आ रही है उस मलबे का जमाव कहाँ करने लग जाती है, पर्वतों के आधार पर करने लग जाती है, पर्वतीय जो ढाल है उसके आधार पर करने लग जाती है। इस प्रकार चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े से लेकर के बारीक टुकड़े तक पर्वत के जो ढाल है इस ढाल के आधार पर जमा होने लग जाते हैं। अब क्योंकि नदी की जो परिवहन की शक्ति है यह कम हो जाती है, क्योंकि नदी का ढाल क्या हो गया, कम हो गया, तो इस तरह से नदी अपने साथ जो मलबा लेकर आ रही है उस मलबे को और आगे तक परिवहित करके नहीं ले जा सकती है। इस वजह से इन पदार्थों का आगे परिवहन नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से ये जो पदार्थ है यह पर्वतों के ढाल के आधार पर जमा होने लग जाते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पर्वतों के ढाल के आधार पर उसकी तली के यहाँ पर एक अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का जमाव हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। इसी को कहा जाता है जलोढ़ पंख। यहाँ पर इस डायग्राम में जलोढ़ पंख को दर्शाया गया है। ये जो जलोढ़ पंख है इसकी आकृति कैसी है, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार रूप में दिखाई दे रहे हैं ये। अब ये जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर नदी मैदानी क्षेत्र में बह रही है। तो जब पर्वतीय क्षेत्र से नदी इन मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो नदी क्या करती है, अपने साथ लाए हुए मलबे का आगे परिवहन नहीं कर सकती, तो उसका जमाव यहाँ पर पर्वतीय जो ढाल है उसके आधार पर करने लगती है, और इस तरह से ये जमाव बढ़ता हुआ अर्धवृत्ताकार रूप ले लेता है। इसी को कहा जाता है जलोढ़ पंख। नेक्स्ट है जलोढ़ शंकु। अधिक ढाल वाले जो ऊंचे शंकु है इसका निर्माण उस समय होता है जब पर्वत का जो ढाल है यह ज्यादा होता है। जो पर्वतीय ढाल है जहां से होकर के नदी उतरती है, जब ये पर्वतीय ढाल अधिक होता है तब यहाँ पर शंकु का निर्माण होता है, जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। अब क्योंकि पर्वतीय ढाल अधिक होता है तो इस वजह से जो मलबा है इस मलबे का अधिक दूर तक फैलाव नहीं होता है, एक सीमित क्षेत्र तक ही यह
एकत्रित हो जाता है। तो अधिक ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण उस समय होता है जब पर्वतीय ढाल ज्यादा हो। जिस पर्वतीय ढाल के सहारे नदी उतर रही है वो पर्वतीय ढाल जब अधिक होता है तब जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है, क्योंकि जो मलबा है यह अधिक दूर तक नहीं फैल करके सीमित क्षेत्र में ही एकत्रित हो जाता है, कम क्षेत्र में ही इकट्ठा हो जाता है। तो जलोढ़ शंकु की जो रचना है ये तब होती है जब जलोढ़ पंख का धीरे धीरे विस्तार और विकास होता है। एक बार जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो हमने देखा कि नदी जो है अर्धवृत्ताकार रूप में मलबे का जमाव करती है। अब नदी इस मलबे के ऊपर वापस से दूसरा मलबा बिछा दे और ये क्रिया क्रम से करती रहे, ये इस क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होती रहे, तो ये जो जलोढ़ पंख है यह ऊंचे हो जाते हैं और धीरे धीरे शंकु का रूप धारण कर लेते हैं। तो जलोढ़ पंख में धीरे धीरे विस्तार और विकास होता रहता है। यह विकास दो रूपों में होता है। पहला तो है कि जो जलोढ़ पंख है उसका क्षेत्रीय विस्तार होता है, अर्थात जलोढ़ पंख का जो क्षेत्र है यह लगातार बढ़ता जाता है, नदी जमाव जो है यह फैलाती जाती है। तो इस तरह से जलोढ़ पंख का क्षेत्रीय विस्तार होता है। और दूसरा किस तरह से होता है कि एक बार जलोढ़ पंख का निर्माण हो जाता है, उसी जलोढ़ पंख के ऊपर नदी पुनः मलबे का निक्षेप करने लग जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जलोढ़ पंख की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से जलोढ़ पंख का जो ढाल है इसमें वृद्धि हो जाती है और ये धीरे धीरे जलोढ़ शंकु का रूप धारण कर लेता है। अंत में ढाल की अधिक वृद्धि होने पर जो जलोढ़ पंख है यह जलोढ़ शंकु में बदल जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक तटबंध। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी के जमाव होने पर लंबे लंबे बंध बन जाते हैं। ये जो बंध है यह कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं और इन्हें कहा जाता है तटबंध। अब क्योंकि ये जो बंध है यह प्राकृतिक रूप में बनते हैं, प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन तटबंधों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। प्रत्येक नदी जो है इसकी घाटी के दोनों ओर किनारे होते हैं। ये नदी के किनारे हैं और इन किनारों के मध्य में होकर के यहाँ पर ये नदी बह रही है। प्रत्येक नदी के घाटी के दोनों ओर किनारे होते हैं जिनके बीच होकर के नदी प्रवाहित होती है। तो जब नदी अपने किनारों के बीच से होकर प्रवाहित होती है तो वह अपने साथ जो भी मलबा लेकर आ रही है उसको वहन करती हुई उस मलबे को ले जाती हुई सीधे सीधे चली जाती है। लेकिन जब नदी के अंतर्गत बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो नदी का ये जो जल है यह फैल जाता है, यह फैल जाता है नदी में बाढ़ आने की वजह से, और नदी के साथ जो मलबा है उस मलबे का भी फैलाव हो जाता है। तो ये जो मलबा है यह इस तरह से फैल जाता है और नदी के जो किनारे हैं यहाँ पर इसका अधिक जमाव हो जाता है। अब ये जो क्रिया है यह प्रत्येक बाढ़ के समय घटित होती रहती है। तो इस वजह से नदी के जो दोनों किनारे हैं यहाँ पर मलबे का अधिक जमाव हो जाता है और इन्हीं को कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध। तो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण कैसे होता है कि नदी के दोनों ओर के जो किनारे हैं जिसके मध्य होकर के नदी बह रही होती है तब ये मलबा का सीधा सीधा प्रवाह अपने साथ कर लेती है, मलबे को सीधे रूप में बहा लेती है। लेकिन जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो नदी का फैलाव हो जाता है और नदी का जल फैल करके दूर तक बहने लगता है और उसके बाद नदी के वेग में जब कमी आती है, कमी आने के कारण निक्षेपण होने लगता है। अब इस निक्षेपण की वजह से नदी के दोनों ओर कम ऊंचाई वाले बंध बन जाते हैं। अब ये जो बंध है इनकी ऊंचाई प्रत्येक बाढ़ के समय लगातार बढ़ती जाती है और इस वजह से इन प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। नदी के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप के बारे में हम अगले लेक्चर में भी चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।